जिस प्रकार से सुनो, जिस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण पढ़े थे ना अभी, उसी प्रकार से हम लोग को पढ़ना क्या है, अंड जनन पढ़ना है। अंड जनन जो शुरू होता है मादा में अंड जनन, मादा में अंड जनन का निर्माण जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तभी शुरू हो जाता है। जब मादा का देखो, कोई भी शिशु कितना मंथ गर्भाशय में रहता है, 9 मंथ रहता है ना। तो जब बच्चा 4 से 5 मंथ का रहता है तो उसी समय स्टार्ट हो जाता है क्या, अंडाणु का निर्माण। समझ में आया बात। लेकिन हम यहाँ पे तुमको लिखाए थे, क्वेश्चन समझना, हम वहां पे ये लिखाए थे कि यौवन प्राप्ति कब करता है, 10 से 12 वर्ष। लेकिन अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है कब, 4 से 5 मंथ में ही शुरू हो जाता है। जबकि नर में ऐसा नहीं होता है। नर में शुक्राणु का निर्माण 12 से 14 वर्ष में प्रारंभ होता है, चाहे जो भी बोलो 12 से 14 वर्ष में ही होता है। जबकि अंडाणु का निर्माण, हम 2 वर्ड बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग वर्ड है। मादा यौवन प्राप्ति करती है 10 से 12 वर्ष में, और अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है 4 से 5 मंथ में, जिस समय वो बच्ची पल रही होती है, किसमें, गर्भाशय में। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया ये चीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां पे एक चीज होगा जब प्रवस्था हम बताएंगे, आज की क्लास में वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या चीज होता है उस बच्ची में कि वहां से अंडाणु युग्मनज नहीं बना सकता है। क्या बोले हम, फिर से बोल रहे हैं कि जो बच्ची पल रही है गर्भाशय के अंदर, वो बच्ची युग्मनज नहीं बना सकती है। उसमें कुछ कुछ प्रवस्था रहता है, कुछ कुछ अवस्था रहता है, उस अवस्था का पालन नहीं कर पाती है वो केवल। ठीक है, तो बताएंगे। तो अभी इसका पूरा क्रिया विधि बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है, जब बच्ची 4 से 5 मंथ का गर्भाशय में पल रही होती है तब। ठीक है, अब सुनो कि ये सुनो ध्यान से, एक एक स्टेप हम बताने जा रहे हैं। ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय, और इस गर्भाशय में ये बच्चा इस आपरा के अंदर क्या है, पल रहा है। आपरा के बारे में क्या भी बताएंगे पूरा डिटेल से, इसके बारे में भी। बच्चा जो पलता है वो आपरा में पलता है, उसको बोलते हैं आपरा। ठीक है, ये है आपरा। यहां एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ये पल रहा है, ये छोटा सा बच्चा। ठीक है, अब ये बच्चा जब 4 से 5 मंथ का होता है, 4 से 5 मंथ का होती है, होता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अंडाणु से, ये अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, ये अंडाणु है, और इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कब होता है प्रारंभ, जब बच्चा कब होता है, 4 से 5 मंथ का होता है। तो इस फिगर को बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना है तो हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, अब समझो, ये है अंडाशय, ये उस बच्ची का क्या है जो 4 से 5 मंथ का है, ये उस बच्ची का अंडाशय है। ठीक है, ये अंडाशय में, इस अंडाशय के एक अस्तर होता है, और इस अस्तर को हम लोग बोलते हैं जनन उपकला। याद आ रहा है कुछ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है जनन उपकला। ये भी हम कब बता रहे हैं, जब बच्ची का उम्र कितना हुआ, 4 से 5 मंथ का, वहां से कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये है, ये अस्तर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनन उपकला। इस जनन उपकला में पाया जाता है जर्म कोशिका। ये क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है जर्म कोशिका। तो ये जर्म कोशिका कुछ कुछ भाग यहां निकल करके आ जाता है, ये आ जाता है वलकुट भाग में। बताए थे कि इस अंडाशय के अंदर 2 भाग होता है, एक अस्टोरमा भाग और एक होता है वलकुट भाग। अस्टोरमा का 2 भाग होता है, मध्यांश और वलकुट। किनारे किनारे जो होता है वलकुट भाग होता है, और बीच वाले भाग क्या होता है, मध्यांश होता है। तो ये जो जर्म कोशिका है, ये जर्म कोशिका निकल करके अंडाशय के वलकुट भाग में आ जाता है। ये वलकुट भाग हुआ, ये वलकुट भाग,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यांश बोलते हैं। तो ये वलकुट भाग में आया, और ये वलकुट भाग में जैसे ही आया इसका नाम दे दिया गया। इस कोशिका का नाम अब जर्म कोशिका नहीं है, इस कोशिका का नाम अब दे दिया गया है। ये जो कोशिका बना इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक जर्म कोशिका हम लोग बोलते हैं, कोशिका। या हम इसको दूसरा नाम भी इसको बोला जाता है आदि जनन कोशिका, या इसको तीसरा भी नाम है, इसको तीसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, पीजीसी। समझ में आ गया बात। ये यहां से कोशिका निकल करके, जर्म कोशिका निकल करके ये अंडाशय के वलकुट भाग में आता है, और इस कोशिका का नाम हो जाता है क्या, प्राथमिक जर्म कोशिका, या इसको हम लोग बोलते हैं आदि जनन कोशिका बोलते हैं, या इसका नाम है पीजीसी। अब ये जो कोशिका है, ये कोशिका धड़ाधड़ क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। ये कोशिका जो क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। तो ये कोशिका समसूत्री विभाजन करके अपना संख्या क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये कोशिका करता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करता है। तो समसूत्री विभाजन करके अपना संख्या क्या करता है, बढ़ाते जाता है। तो इस प्रकार से इसका संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब इसका संख्या जब बढ़ता है तो इसका नाम दे दिया गया है, नाम बता देते हैं। ठीक है, नाम भूल जाते हैं। तो इसका नाम जो है इसको बोला जाता है अंडजनक कोशिका। ये जो कोशिका है इसको क्या बोला जाता है, अंडजनक कोशिका। नाम याद रखना, पहले ही बोल दिए, नाम से आ जाता है क्वेश्चन, अंडजनक कोशिका। अब सुनो, अभी हम क्या क्या बोल रहे हैं आराम से समझो। ये था उस बच्ची जब 4 से 5 मंथ का हो गई तो ये उस बच्ची का अंडाशय है। अंडाशय में, अंडाशय का ये एक उपकला होता है, कला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कला। जनन उपकला के अंदर क्या पाया जाता है, जर्म कोशिका। ये जर्म कोशिका जब बच्ची 4 से 5 मंथ का होती है तो यहां से कोशिका निकल जाता है, निकल करके आ जाता है कौन से भाग में, वलकुट भाग में। अस्टोरमा के कौन से भाग में, वलकुट भाग में। अब ये अस्टोरमा के वलकुट भाग में आता है तो इसका नाम रख दिया गया, इसको बोलते हैं प्राथमिक जर्म कोशिका। प्राथमिक को नाम से पता है, यहाँ जर्म कोशिका एक आया तो क्या रखा गया, प्राथमिक। समझ में आया बात। इसका दूसरा नाम है आदि जनन कोशिका, इसका तीसरा नाम है पीजीसी। अब ये कोशिका जैसे ही वलकुट भाग में आया तो धड़ाधड़ क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन करता है तो जो विभाजन हुआ उसका नाम दे दिया गया क्या, अंडजनक कोशिका। अब ये अंडजनक कोशिका जो लगभग उस बच्ची के शरीर में 70 लाख के आसपास ये विभाजन होकर के बनता है। कितना आसपास, 70 लाख। समझ में आया। ये कोशिका का संख्या उस बच्ची के अंडाशय में कितना होता है, 70 लाख। अब सुनो, ये कोशिका धीरे धीरे, 70 लाख है ना, धीरे धीरे क्या करता है ये कोशिका कि इस प्रकार से ये कोशिका का एक संरचना इस प्रकार से बनते चला जाता है, इस प्रकार से बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा संरचना जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाही रज्जु। इसको क्या बोला जाता है, अंडवाही रज्जु बोला जाता है, अंडवाही रज्जु। जो कि उस बच्ची के अंडाशय को जब देखा गया तो एक रेशा ऐसा संरचना दिखता है। ये जो अंडवाही रज्जु जो दिख रहा है, ये संरचना कैसा दिखता है, एक रेशे ऐसा। सोच लो ना कि एक बच्ची का कितना छोटा आकार, उस बच्ची में अंडाशय है और अंडाशय के अंदर बहुत सारे कोशिका है, और वो कोशिका का एक ढेर बन जाता है जो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद एक रेशा ऐसा संरचना दिखता है। ये कैसा संरचना दिखेगा, रेशा ऐसा। इसका नाम दे दिया गया कैसा, क्या नाम दिया गया, अंडवाही रज्जु दे दिया गया। अब सुनो, अब ये 70 लाख संख्या देख लो कितना हो गया, 70 लाख। धीरे धीरे ये संरचना वृद्धि करके कुछ इस प्रकार से बनाता है, कुछ इस प्रकार से बनाते जाता है, और इस रेशे को क्या करता है, मोटा करते चला जाता है। ठीक है, इस रेशा को क्या करेगा, मोटा करते चला जाएगा। इसमें से सुनो ध्यान से, इसमें से जो अंडजनक कोशिका, नाम इसका क्या है, अंडजनक कोशिका ही है, लेकिन ये जो रेशा ऐसा बना इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, अंडवाही रज्जु रख दिया गया। ठीक है, ये संरचना का नाम है, ये मत सोचना कि ये कोशिका का नाम है, नहीं, ये इस संरचना का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, अंडवाही रज्जु। अब इसमें से एक कोशिका ऐसा होता है जो धीरे धीरे अपना आकार क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। इसमें से एक कोशिका अपना आकार क्या करेगा, बड़ा कर लेगा।
इसमें से एक कोशिका क्या हुआ, कहाँ गया आपके? अच्छा, इसमें से एक कोशिका अपना आकार क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। ये बड़ा किया, अब बड़ा इस प्रकार से अपना आकार क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, ठीक है। और बाकी का जो पोषण लेता है वो पोषण ये कोशिका किससे लेता है, ये पोषण लेता है अंडजनक कोशिका से। तो ये इसमें से एक कोशिका का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद ये अपना पोषक चाहिए ना इसको, तो ये पोषक कहां से लेगा, यहां से ले लेगा। तो एक इस प्रकार से संरचना बना लेता है, सुनो, एक इस प्रकार से ये संरचना बना लेता है। इसके चारों तरफ इस अंडाणु के चारों तरफ क्या लगा हुआ रहता है, अंडजनक कोशिका, और बीच में क्या बन जाता है, ये बीच में ये क्या बन जाता है, बीच में ये बन जाता है क्या, अंडाणु। अब इसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पुट्टिका। इसको क्या नाम दिया गया, पुट्टिका कोशिका। इसका दूसरा नाम भी है, इसको या तो पुट्टिका कोशिका कर दो या तो इसको बोल दो प्राथमिक पुट्टिका कोशिका। अब प्राथमिक पुट्टिका कोशिका के अंदर क्या था, अंडजनक कोशिका था, जो अपना आकार क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ, यहां से यहां तक बताओ कि यहां पे जो प्राथमिक जन्म जो कोशिका था, यहां से यहां तक वृद्धि किया या गुणन किया, क्या किया, यहां से यहां तक क्या किया, गुणन किया। 1 से कितना बना 2, 2 से कितना बना 4, 4 से कितना बना 8, इसी तरीके से अपना संख्या धीरे धीरे क्या करते गया, बढ़ाते गया। तो यहां से यहां तक का अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणन प्रवस्था। अब तुमसे हम क्वेश्चन यहां पे पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि यहां से यहां तक ये गुणन किया है या वृद्धि किया, वृद्धि किया है। इसमें से एक कोशिका जो है अपना आकार धीरे धीरे क्या करते गया, बड़ा करते गया। तो यहां से यहां तक का प्रवस्था क्या कहलाता है, वृद्धि प्रवस्था कहलाता है। यहां तक बात समझ में आया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इस चीज को पहले समझो, क्योंकि इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा टफ पड़ता है स्टूडेंट को। फिर से बोल रहे हैं कि ये जब बच्ची उस गर्भाशय में, उसका एज जो है 4 से 5 मंथ का हुआ, तो उस समय क्या हुआ, उस बच्ची के ये जनन उपकला से एक कोशिका निकल करके वलकुट भाग में आया, और ये वलकुट भाग में जैसे ही आया, इस कोशिका का नाम दे दिया गया है। इसको बोलते हैं क्या, प्राथमिक जन्म कोशिका, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि जनन कोशिका, या इसको तीसरा नाम क्या है, पीजीसी। यहां तक बात समझ में आया। ये कोशिका जैसे ही आया, धड़ाधड़ अपना संख्या क्या करते गया, बढ़ाते गया, समसूत्री विभाजन किया और अपना संख्या बढ़ा करके ये संख्या कितना लगभग कर दिया, 70 लाख के आसपास। हर एक कोशिका का नाम अब प्राथमिक जन्म कोशिका से बदल करके क्या रख दिया गया है, अंडजनन कोशिका। अब ये अंडजनन कोशिका क्या किया कि एक ऐसा, जब इसको माइक्रोस्कोप से उस बच्ची के अंडाशय को निकाला गया और निकाल करके जब देखा गया, तो ऐसा संरचना अंडाशय के अंदर बहुत सारा दिख रहा था। ये जो रेशे ऐसा संरचना दिख रहा था, रेशा ऐसा संरचना, छोटा सा बच्ची और अंडाशय छोटा सा, तो संरचना भी कैसा दिखेगा, छोटा छोटा कोशिका। तो एक रेशा ऐसा संरचना दिख रहा था, उस रेशे ऐसा संरचना का क्या नाम दे दिया गया, अंडवाही रज्जु। इस अंडवाही रज्जु में क्या हुआ कि इसमें से एक कोशिका का आकार धीरे धीरे क्या होते गया, बढ़ते गया। कैसे बढ़ते गया, तो ये आसपास वाले कोशिका से क्या लेते गया, पोषक लेते गया और अपना आकार क्या करते गया, बढ़ाते गया। और जैसे ही अपना आकार बढ़ाते गया, तो यहाँ पे जो कोशिका बनेगा, इसको हम लोग अभी भी बोलते हैं अंडजनन कोशिका, लेकिन ये आगे चल करके क्या बनेगा, अंडाणु का निर्माण करता है। अब इसके चारों तरफ ये जो अंडजनक कोशिका इसको घेर लिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्टिका कोशिका बोला जाता है। अब क्या है कि ये प्राथमिक जन्म कोशिका से अंडजनन कोशिका तक ये जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं गुणन अवस्था। गुणन अवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से यहां तक में कोशिका का संख्या 2 गुना से क्या होते गया, बढ़ते गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणन प्रवस्था। लेकिन यहां से यहां तक कोशिका क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इसलिए इस अवस्था को अभी तक क्या बोले, वृद्धि प्रवस्था। यहां तक बात समझ में आया। अब इसको हम बाहर निकाल करके बता रहे हैं। तो ये था बड़ा सा, इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ ये क्या था, पुट्टिका कोशिका। ये चारों तरफ था पुट्टिका कोशिका, जिसको प्राथमिक पुट्टक भी बोला जाता है। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट सब नाम दे दिया है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका।
या पुट्टिका कोशिका बोल दो। अब जब प्राथमिक पुट्टिका के अंदर जाता है तो इसका नाम दे दिया गया है, इसको बोलते हैं क्या, प्राथमिक अंडप। क्या बोला जाता है, प्राथमिक अंडप बोला जाता है। अब ये अंडप अब क्या क्या करेगा आप सुनते जाओ। ये क्या है, प्राथमिक अंडप, जो कि कैसा है, द्विगुणित। प्राथमिक अंडप कैसा होता है, द्विगुणित। क्योंकि अभी तक कहीं पे भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है क्या, नहीं ना। केवल यही हुआ है कि पीजीसी अपना संख्या बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, कैसे बढ़ाते गया, समसूत्री विभाजन से। और उसके बाद क्या हुआ, वृद्धि प्रवस्था हो गया। वृद्धि प्रवस्था में उस एक कोशिका का आकार धीरे धीरे क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, और ये प्राथमिक पुट्टिका के अंदर आ गया, जिसको नाम दे दिया गया क्या, प्राथमिक अंडप नाम दे दिया गया। अब सुनो ध्यान से, ये प्राथमिक अंडप ये भी एक प्रकार का क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका से बना है। अपना आकार केवल बड़ा कर लिया है ना, लेकिन है क्या, कोशिका है। क्या है ये, कोशिका। अब सुनो कहानी। अब इस प्राथमिक अंडप को हम बाहर निकाल करके फिगर के साथ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इस प्राथमिक अंडप को हम बाहर निकाल दिए, ये बाहर, ये यहाँ पे केंद्रक है जो कि कैसा है, द्विगुणित। अब ये प्राथमिक अंडप एक कोशिका है, तो सिंपल सा बात है, कोशिका में जितने भी चीज रहेगा, गोल्जी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब इसमें भी क्या है, उपस्थित है। सिंपल सा बात है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर सब चीज रहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय वगैरह सब चीज रहता है। तो क्या होता है, सुनो, जब ये आकार बड़ा कर लिया और थोड़ा सा ये परिपक्वन की स्थिति में आएगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, सुनो, ये कोशिका द्रव में जो गोल्जी काय उपस्थित है, कोशिका द्रव में जो गोल्जी काय जो उपस्थित है, ये गोल्जी काय एक कण निकालता है। क्या निकालता है, एक कण। इस कण को हम लोग बोलते हैं वलकुटीय कण। क्या बोला जाता है, वलकुटीय कण। और ये वलकुटीय कण, सुनो ध्यान से, ये वलकुटीय कण इस प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ, जो क्या बन गया, प्राथमिक अंडप, इस प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ इस प्रकार से वलकुटीय कण क्या होता है, बैठ जाता है। वलकुटीय कण कौन निकाला वलकुटीय कण, कि जो प्राथमिक अंडप जो कोशिका था, जो अपना आकार क्या कर लिया था, बड़ा कर लिया था। कोशिका है तो उसमें गोल्जी काय भी है और माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह भी है, सिंपल सा बात है। तो ये क्या किया, गोल्जी काय जब ये थोड़ा सा परिपक्व हो गया, तो उस समय गोल्जी काय एक कण निकाला। उस कण का क्या नाम है, वलकुटीय कण। ये वलकुटीय कण का क्या कार्य है, अभी केवल कार्य बताते हैं। जब शुक्राणु जब भेदन करेगा अंडाणु को, अभी तो बच्ची का संरचना पढ़ रहे हैं ना कि बच्ची में क्या हो रहा है, तो जिस समय जब भेदन करेगा तो उस समय हम बताएंगे कि वलकुटीय कण किस प्रकार से केवल और केवल एक ही शुक्राणु को अंदर आने देता है। बात समझ में हम क्या बोले, ये अब क्या बन गया, एक देखा जाए तो ये क्या बना, अंडाणु बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि शुक्राणु एक बार कितना गया, योनि भाग में 20 से 30 करोड़ के आसपास, जिसमें से बहुत सारा तो अम्लीय क्षारीय के चक्कर में रह करके क्या हो जाता है, मर जाता है। जिसमें से 100 से 150 बचता है, जो पहुंचता है कहां तक, लिखाए होंगे आधा, लिखाए होंगे 40% लिखाए होंगे, उसमें भी 40% में भी आगे जाते जाते बहुत सारा मर जाता है, जिसका आयु बहुत कम होता है। ठीक है, सब चीज लिखाएंगे, जिसमें हम शुक्राणु का पूरा अंडाणु का युग्मनज बताएंगे, उस समय लिखाया जाता है, क्योंकि चैप्टर इसी तरीके से आगे बढ़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कोई शुक्राणु, एक शुक्राणु आया, ये शुक्राणु अगर एक शुक्राणु इस अंडाणु को अगर भेद दिया, तो दूसरा शुक्राणु नहीं ना आएगा। एक शुक्राणु जब भेद ही दिया है तो दूसरा शुक्राणु नहीं ना आएगा, तो दूसरा शुक्राणु से ये बचाएगा कौन, वलकुटीय कण बचाएगा। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, कि जैसे एक अंडाणु को कितना शुक्राणु भेदेगा, एक अंडाणु को कितना भेदेगा, एक शुक्राणु भेदेगा। अब ऐसा तो है कि अगर हो सकता है कि 3-4 शुक्राणु आ गया भेदने के लिए, और एक भेद चुका है, तो दूसरा शुक्राणु भी आएगा, तो उससे बचाने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो उससे बचाएगा कौन, वलकुटीय कण। एक बार जब भेद दिया एक शुक्राणु, तो दूसरा शुक्राणु इसको भेद नहीं सकता है। अब ये क्वेश्चन मत यहाँ पे कोई पूछ देना यहाँ पे कि सर ये कैसे बचाएगा, ये आगे का टॉपिक में है बाबू। ठीक है, बताएंगे हम, सब चीज बताएंगे आगे का टॉपिक में। अभी केवल क्या लिखना है कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि शुक्राणु से क्या करना, बचाना। एक अगर भेद चुका है तब क्या करेगा, शुक्राणु से बचाएगा, भेद चुका है तब। ठीक है, समझ में आ गया बात ये चीज। अब सुनो ध्यान से, अब सिंपल सा बात है, ये भी एक कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होगा ना,
माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जब प्राथमिक अंडक पूरी तरीके से जब परिपक्व होने लगता है तो उस समय माइक्रोकॉन्ड्रिया सभी मिल करके एक क्लाउड बना लेता है। एक क्लाउड इस प्रकार से एक क्लाउड बना लेता है, बहुत सारा क्लाउड बनता है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्लाउड है, ये पुट्टिका नहीं है। ये क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्लाउड है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्लाउड। माइटोकॉन्ड्रिया का क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल, देखा है ना, इसी को बोला जाता है। तो एक क्लाउड बनाता है। कब बनाता है? प्राथमिक अंडक कब बनाता है? जब ये थोड़ा सा परिपक्व अवस्था में आता है तब। अब ये क्लाउड का क्या काम है? तो इस क्लाउड में ये बच्चा अभी भी पल रहा है। कहाँ पे? गर्भाशय के अंदर पल रहा है। अब गर्भाशय के अंदर वो बच्चा जो रहता है उससे एक नस से, रज्जु से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। वो बच्चा क्या होता है? एक रज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। अब सुनो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, वो बच्चा एक रज्जु से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। और वो जो मादा है जो गर्भाशय में उस बच्चा को पाल रही है, वो मादा क्या करती है कि वहां से उसके यकृत से आता है पीतक। किससे आता है? किसके? माता के यकृत से। पीतक किसमें बनता है? यकृत से ये पीतक आता है, पीतक। और ये पीतक ये ट्रांसफर होता है किसमें? इस बच्चा में ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर होने के बाद ये पीतक इस माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लाउड में आकर के क्या होता है? भर जाता है। ये पीतक क्या होता है? भर जाता है। अरे सब खाया है, सब अंडा खाया है ना, तो अंडा को सब बीच में देखता है, पीला पीला ऐसा निकलता है, वो क्या होता है? पीतक होता है। समझ में आया? तो कहां से भरता है वो? जब माता के यकृत से पीतक निकलता है और रज्जु के सहारे इस माइक्रोकॉन्ड्रिया के क्लाउड में क्या होता है? भर जाता है। तो ये पूरा संरचना है। चलो एक बार हम फिर से कहानी बता रहे हैं, इस कहानी को समझो, उसके बाद समझ में आएगा। देखो ये कहानी है, जब बच्ची गर्भाशय में पल रही है, जब वो 4 से 5 मंथ का हो गई हो बच्ची, तो उस समय क्या हुआ कि ये उसके अंडाशय है, ये अंडाशय में जनन उपकला होता है। जनन उपकला में पाया जाता है जर्म कोशिका। ये जर्म कोशिका यहाँ इस अंडाशय के वलकुट भाग में आता है और धड़ाधड़ जब वलकुट भाग में आता है तो इसका नाम दे दिया गया है। इसको बोलते हैं प्राथमिक जर्म कोशिका, या इसको बोलते हैं आदि जनन कोशिका, या इसको बोलते हैं PGC। ये धड़ाधड़ क्या करता है? विभाजित करता है और संख्या बढ़ा लेता है। समसूत्री विभाजन करके अपना संख्या कितना कर लेता है? 70 लाख के आसपास। सभी कोशिका का नाम क्या है? अंडजनक कोशिका। अब ये अंडजनक कोशिका यहां से यहां तक संख्या बढ़ा है। कौन सा अवस्था हो गया? गुणन प्रवस्था। अब क्या हुआ कि यहाँ संख्या इसका बढ़ा। संख्या बढ़ते बढ़ते एक संरचना, धागे नुमा संरचना बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडवाही रज्जु बोल देते हैं। ये अंडवाही रज्जु धीरे धीरे अपना आकार बड़ा कर लेता है और इसमें से एक कोशिका धीरे धीरे अपना आकार क्या करते रहता है? बड़ा करते रहता है। और ये आकार बड़ा करते रहता है और ये इस प्रकार से संरचना बना लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अंडक, जो किसके अंदर रहता है? पुट्टिका कोशिका के अंदर रहता है। अब आगे का कहानी क्या है? अब ये क्या किया, हम इसको बाहर निकालें, जिसका नाम है प्राथमिक अंडक और ये पुट्टिका कोशिका। ये प्राथमिक अंडक को बाहर निकालें पुट्टिका कोशिका से। और प्राथमिक अंडक, ये प्राथमिक अंडक क्या है? इसमें केंद्रक है। केंद्रक ये एक प्रकार का कोशिका है, तो कोशिका जितने भी चीज होगा सब चीज पाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये पाया जाता है तुम्हारा क्या? गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है? जब ये परिपक्वन अवस्था के करीब आ जाता है तो क्या होता है? ये गोल्जी काय कण निकालना शुरू कर देता है। इस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? वलकुटीय कण, जो इस प्लाज्मा के चारों तरफ क्या हो जाता है? घिर जाता है। इसका कार्य एक ही है कि अगर एक बार शुक्राणु एक अंडाणु को भेद कर दिया तो दूसरा शुक्राणु भेद नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, कोशिका है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा। ये क्या करता है? चारों तरफ माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्लाउड बना लेता है, इसको बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लाउड। उसी समय क्या होता है कि माँ का जो होता है बच्चा से एक रज्जु से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो माता के यकृत से पीत रस निकलता है, जिसको हम लोग पीतक बोलते हैं। ये पीतक धीरे धीरे माइक्रोकॉन्ड्रिया के क्लाउड में क्या हो जाता है? जाकर के भर जाता है। क्या क्यों भरता है भी आगे पता चलेगा, इसका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, सबका जवाब है। पूरा कंसेप्ट जब एक बार बताएंगे उसके बाद तुमको ऑटोमेटिक से समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ गया यहाँ तक बात? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग प्राथमिक अंडक तक बता दिए थे। प्राथमिक अंडक के ऊपर क्या था? पुट्टिका कोशिका या प्राथमिक पुट्टक। तो देखो सुनो ध्यान से, हम इसलिए स्लो चल रहे हैं इसमें। ये था पुट्टिका कोशिका, यहां तक बात समझ में आया? ये कब का कहानी है? कब का कहानी है?
जब बच्चा गर्भाशय में पल रहा है उस समय का कहानी है। अब सुनो, यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब क्या हुआ सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ कि ये कहानी है जब बच्चा गर्भाशय में पल रहा है। सुनो ध्यान से, जब बच्चा गर्भाशय में पल रहा है मतलब किस मंथ का है? 4 से 5 मंथ का है। तो उस समय ये सब कहानी चल रहा था। अब क्या हुआ सुनो ध्यान से कि अब जब यहां पर प्राथमिक अंडप बन गया, अब ये प्राथमिक अंडप करने वाला है अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो हम बताए थे इससे पहले क्लास में, शुक्राणु में भी बताए थे कि जब कोई द्विगुणित संरचना रहता है तो ये करता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ये 2n से बन जाता है n और n में। फिर से क्या होता है कि ये टूटता है, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, पता है ना। और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होकर के ये टूटता है क्या? n से n। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं, यही जो कोशिका बनेगा, यही कोशिका युग्मनज बना सकता है। बात समझ में आया? मतलब कोई भी द्विगुणित संरचना कितने बार अर्धसूत्री विभाजन करता है? तो 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन करके जो कोशिका का निर्माण होता है, अंडाणु हो या शुक्राणु हो, वही अगुणित संरचना होता है। और वही अगुणित मिलकर के कैसा बना देता है? द्विगुणित, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के। तो अब कहानी समझो, अब इसका होने वाला है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। सुनो ध्यान से, ये होने वाला अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन का प्रोसेस हम बता चुके हैं इससे पहले 11th क्लास में कि अर्धसूत्री विभाजन का 4 फेज होता है। याद है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का 4 फेज होता है, प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। समझ में आए बात? और सुनो, इस प्रोफेज का 5 फेज होता है, इस प्रोफेज का 5 फेज होता है। तो इस प्रोफेज का 5 फेज कौन कौन क्या होता है? तो देखो, इसको बोलते हैं लेप्टोटीन, दूसरा बोलते हैं जाइगोटीन, तीसरा बोलते हैं पेकाइटिन, चौथा बोलते हैं डिप्लोटीन और पांचवा बोलते हैं डायकाइनेसिस। तो ये अर्धसूत्री विभाजन का ये 4 अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का ये 4 अवस्था, और ये प्रोफेज का कितना अवस्था? 5 अवस्था। जब ये पांचों के पांचों, ये चारों के चारों अवस्था जब कंप्लीट होता है तभी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो। यहीं पे जो पॉइंट अभी बताने जा रहे हैं यही अंतर होगा। अभी यहीं पे क्या बोल रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है कि ये जो द्विगुणित जो संरचना बना, ये द्विगुणित संरचना ये पहला अर्धसूत्री विभाजन करके n और n में बनेगा। ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और ये फिर से टूटेगा और ये क्या बनाएगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसको मियोसिस बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन को, ठीक है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और ये टूटता है तो फिर से बनाता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होकर के n और n में। तभी तो बोलते हैं 1 से कितना बनता है? 4 बनता है ना। 2n से कितना बनता है? 4 बन जाता है। तो ये 2 अर्धसूत्री विभाजन करेगा तभी जाकर के ये जो कोशिका बनने वाला है अंडाणु या शुक्राणु का, यही अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। समझ में आया बात? तो अब जब ये अंडप उस बच्ची के शरीर में था, जब वो बच्ची 4 से 5 मंथ की थी, तो अब यहां तक ये प्राथमिक अंडप तक बन चुका है। अब ये क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आया बात? तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये 4 फेज से गुजरना पड़ेगा ना। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगा तो ये 4 फेज से इसको गुजरना पड़ेगा। 4 फेज का मतलब क्या हुआ? 4 अवस्था। 4 अवस्था परिपूर्ण होता है तब जाकर के होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। समझ में आया बात? अब इस 4 अवस्था में ये पहला अवस्था का कितना है? प्रवस्था 5। समझ में आया? देखो क्या प्रोफेज का कितना अवस्था है? ये 5 है। तो ये प्रोफेज कंप्लीट होने के लिए पांचों फेज को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? ये प्रोफेज कंप्लीट करना है तो ये पांचों अवस्था को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट होना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा। फिर अर्धसूत्री विभाजन में सेकेंड अवस्था क्या आएगा? मेटाफेज में जाएगा। फिर मेटाफेज जब परिपूर्ण हो जाएगा तो किस में जाएगा? एनाफेज में जाएगा। फिर एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा तो किस में जाएगा? टेलोफेज। जब ये सभी के सभी प्रवस्था कंप्लीट होगा तब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। समझ में आया बात? क्लियर है? अब क्या होता है उस बच्ची में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, सुनो ध्यान से, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो ये प्रोफेज का प्रवस्था शुरू हो जाता है। समझ में आया बात?
प्रोफेज का कौन सा प्रवस्था? लेप्टोटीन कंप्लीट हो जाता है उस बच्ची के शरीर में, अंडाणु के अंदर लेप्टोटीन का प्रवस्था कंप्लीट हो जाता है, जाइगोटीन भी कंप्लीट हो जाता है, पेकाइटिन भी कंप्लीट हो जाता है, डिप्लोटीन भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये पांचवा प्रवस्था जो प्रोफेज का है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जब ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो बाकी का ये 3 फेज होगा क्या? नहीं ना। तो बाकी का ये 3 फेज नहीं होगा, मतलब उस बच्ची के शरीर में जो प्राथमिक अंडक जो बन रहा था वो वहीं पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा उसका अवस्था। समझ में आया क्या क्या बोले हम? कि बच्ची के शरीर में जो प्राथमिक अंडक बन रहा था वो किस अवस्था पे जाकर के रुका है? प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा अवस्था में? डायाकाइनेसिस में जाकर के रुका है, क्योंकि डायाकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट उस बच्ची के शरीर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि उस समय तक उसके शरीर में हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क भाग होता है उससे GnRH हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता है। समझ में आया बात? इसीलिए ये फेज कंप्लीट नहीं होता है। अब ये बच्ची का शरीर में यहीं तक प्रोसेस चलता है। अब जब वो बच्ची जो 4 से 5 मंथ का थी, ये जन्म ली, जन्म लेने के बाद ये यौवन प्राप्त की, यौवन प्राप्त की कितने साल में? 10 से 12 साल में। जब यौवन प्राप्त की तो उस समय यौवन प्राप्त करने के बाद इसके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का भाग है इससे निकलता है क्या? GnRH हार्मोन निकलता है। GnRH हार्मोन कहां पे जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि का कौन सा हिस्सा? अग्रपीयूष के पास जाता है, अग्रपीयूष के पास। अब अग्रपीयूष में कौन कौन सा हार्मोन रहता है? एक रहता है LH और एक रहता है FSH। तो FSH हार्मोन जाकर के प्रेरित करता है इसको। क्या करता है? प्रेरित करता है। अब प्रेरित करने के बाद तब जाकर के ये फेज कंप्लीट होता है, फिर मेटा फेज कंप्लीट होता है, फिर एना फेज कंप्लीट होता है, फिर टेलो फेज कंप्लीट होता है, फिर जाके अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कहानी? यहां तक पूरा समझ में आया कि क्या क्या हुआ? ठीक है। तो बच्ची के शरीर में कहां तक बनता है? प्राथमिक अंडक तक ही बन पाता है। प्राथमिक अंडक के बाद उसके शरीर में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। कहां पे जाकर के रुकता है? कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो सिंपल सा जवाब देना कि अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज प्रवस्था, ये प्रोफेज का कौन सा अवस्था है? डायाकाइनेसिस। ये प्रवस्था उस बच्ची के शरीर में कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से अर्धसूत्री विभाजन उस बच्ची के शरीर में कंप्लीट नहीं होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण नहीं। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? ये है अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का ये प्रोसेस, और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड का भी यही प्रोसेस होता है। समझ में आया कि नहीं? अर्धसूत्री सेकेंड में क्या होगा कि प्रोफेज सेकेंड आ जाएगा, मेटाफेज सेकेंड आ जाएगा, एनाफेज सेकेंड आ जाएगा और टेलोफेज सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया बात? तो सुनो क्या हुआ कहानी, फिर से कहानी समझो एकदम आराम से। अभी तक इससे पहले क्लास में क्या बताए थे? इससे पहले क्लास में बताए थे कि गर्भाशय के अंदर जो बच्ची पल रही है उसका एज कितना? 4 से 5 मंथ का। वहां तक कहानी बताए थे कि उसके शरीर में पुट्टिका कोशिका के अंदर क्या बन गया था? प्राथमिक अंडक या अंडक बन गया था यहां तक। अब क्या हुआ कहानी सुनो ध्यान से। अब ये प्राथमिक अंडक जो द्विगुणित है, ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित से इसको अगुणित बनाना है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और उसके बाद ये टूटेगा, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। ठीक है। ये 2 अर्धसूत्री, शुक्राणु भी ऐसा ही हुआ था ना। शुक्राणु का जाकर के शुक्राणु जन्म देख लेना, उसमें भी यही बताए थे कि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अभी ये 2n संरचना कहां तक पहुंचा हुआ है? ये प्राथमिक अंडक या अंडक तक पहुंचा हुआ है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसको सबसे पहले 2n से क्या बनाना है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा ना। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2n से क्या बनेगा? n और n में बनेगा। क्लियर है? अब 2n प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा करने के लिए उस द्विगुणित संरचना जो अंडाणु है उसको 4 प्रवस्था से गुजरना पड़ता है। ठीक है। कितने प्रवस्था से? 4 प्रवस्था से गुजरेगा तभी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है। समझ में आया बात? अगर एक भी प्रवस्था में रुका तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आया बात? तो पहला प्रवस्था क्या है? प्रोफेज।
फर्स्ट, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। सेकेंड क्या है, मेटाफेज फर्स्ट। थर्ड क्या है, एनाफेज फर्स्ट। और चौथा क्या है, टेलोफेज फर्स्ट। अब इस प्रोफेज का कितना प्रावस्था होता है, 5। इस प्रोफेज का क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, सब 3 है। समझ में आया कि नहीं? नाम याद करने का तरीका है कि सब के सब क्या है, लास्ट में टीन आ रहा है, ठीक है, एक खाली लास्ट में नहीं आया जिसमें रुक जाता है। समझ में आया बात? अब क्या सुनो, अब ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही उस बच्ची के शरीर में होना चाहेगा तो सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के लिए कौन से प्रावस्था से गुजरना पड़ेगा, प्रोफेज फर्स्ट से गुजरना पड़ेगा। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए कितना फेज है, 5। तो ये बच्ची के शरीर में ये लेप्टोटीन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोटीन भी कंप्लीट हो जाता है, पेकाइटीन भी कंप्लीट हो जाता है, डिप्लोटीन भी कंप्लीट हो जाता है। रुकता कहां पे, ये चीज नहीं होता है उस बच्चे के शरीर में, इसको हम लोग बोलते हैं डायाकाइनेसिस। अब जब ये चीज नहीं होगा तो क्या प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो जब प्रोफेज फर्स्ट ही नहीं कंप्लीट हुआ तो बाकी का तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये होगा तब ये होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे तुम पहला चैप्टर पढ़ेगा तब दूसरा चैप्टर पढ़ेगा, जैसे सॉलिड स्टेट है, अब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तब तुम लोग जाएगा किसमें, बिलियन में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पहले कंप्लीट होता है अर्धसूत्री विभाजन में, तब किसमें जाता है, मेटाफेज में। तो यही जब कंप्लीट नहीं हुआ तो बाकी का तो छोड़ दो, ठीक है। तो मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या हुआ कि जब अब उस बच्ची के शरीर में यहीं तक ये अवस्था क्या हो जाता है, रुक जाता है। कहां तक रुकता है, प्राथमिक अंडक तक या प्राथमिक अंडक तक। क्लियर? अब क्या हुआ कि वो बच्ची जन्म ली, जन्म लेने के बाद यौवन प्राप्त की, कितने वर्ष का हो गई, 10 से 12 वर्ष का हो गई। तो उसके हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच हार्मोन निकलता है। ये किसके पास जाता है, अग्रपीयूष के पास। अग्रपीयूष से कौन सा हार्मोन निकलता है, एलएच और एफएसएच। एफएसएच हार्मोन निकलता है और जा करके इस कोशिका को, इस प्राथमिक अंडक को उत्तेजित करता है। क्या बोलता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करो। अब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगा, यहां से मिटा देते हैं नीचे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगा। अब ये अर्धसूत्री विभाजन, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये क्या था, सुनो ध्यान से, ये 2n, आराम से समझते जाना। ये 2n, ये कोशिका था, ये कोशिका के चारों तरफ क्या था, ये चारों तरफ पुट्टिका कोशिका, ये पुट्टिका कोशिका। अल्लाह शांत करके समझो, थोड़ा टफ है इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा प्राथमिक, ये क्या है, प्राथमिक अंडक था, या इसको हम लोग क्या बोले थे, अंडक, जो भी बोल दो। ये क्या हुआ कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ। कब हुआ कंप्लीट, अर्धसूत्री विभाजन कब कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ जब यौवन प्राप्ति हुआ, ठीक है। अब ये कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका में बट गया। एक से कितना में बटा, 2 में। एक कोशिका से 2 में बटेगा ही, इस कोशिका से 2 कोशिका में बट गया। सुनो ध्यान से, ये एक कोशिका 2 कोशिका में बटा। एक कोशिका, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। एक से कितना में बटा, 2 में बट गया। तो ये 2n है, तो 2n से ये n, और ये भी क्या बना, n। ध्यान से समझना, इसका नाम क्या था, अच्छा नाम केवल सुनना, इसका नाम क्या था, प्राथमिक अंडक। अब जब ये अर्धसूत्री विभाजन किया तो इस बड़े वाला जो अंडक जो बना, इसको हम लोग बोल दिए क्या, इसको द्वितीय अंडक। इसको क्या बोला गया, द्वितीय अंडक। और इसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड जो छोटा वाला है, इसको ध्रुवीय काय। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय काय। समझ में आया बात? तो दोनों का अलग अलग नाम दे दिया गया। इसको हम लोग प्राथमिक ध्रुवीय काय, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय काय बोला जाता है। प्राथमिक क्यों, क्योंकि पहला बार बना है। समझ में आया बात? ये द्वितीय क्यों, क्योंकि अंडक कितना बन चुका है, दूसरा बार। समझ में आया, नाम समझ में आया कि ये पहला अर्धसूत्री विभाजन किया और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये 2 अंडक में निर्माण हुआ। अर्धसूत्री विभाजन मतलब एक से कितना बनेगा, 2 प्रथम अर्धसूत्री। एक बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है। बड़ा वाला को नाम दे दिया गया द्वितीय अंडक, और जो छोटा है उसको प्राथमिक ध्रुवीय काय बोल दिया गया। अब ये प्राथमिक ध्रुवीय काय जो है,
ये क्या होता है, ऑटोमेटिक वहां पे इसका पोषक पदार्थ कुछ लेता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आया बात, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, केवल बचता क्या है, द्वितीय अंडक। अब सुनो ध्यान से, ये द्वितीय अंडक परिपक्व होता है और ये क्या होता है, बाहर आता है तोड़ते हुए। किसको तोड़ते हुए, इस पुट्टिका कोशिका और अंडाशय को तोड़ते हुए। ये जो तुम्हारा द्वितीय अंडक है ये कहां पे आता है, बाहर आता है। समझ में आ गया बात, यहां तक कहानी समझ में आया कि ये जो द्वितीय अंडक है ये तोड़ते हुए जब परिपक्व हो जाएगा तो तोड़ते हुए कहां आएगा, बाहर आएगा। अब बाहर आएगा तो किसके पास आएगा, किसके पास, फैलोपियन नालिका का जो अंगुलीनुमा संरचना था किसके पास, कीपक के पास। समझ में आया। अभी तक अंडाणु का निर्माण नहीं हुआ। अंडाणु का निर्माण कब होगा, जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है। तो अभी तक इसको अंडाणु हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पढ़ने के भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि जो कीपक जो होता है वो अंडाणु को पकड़े हुए रहता है, लेकिन हकीकत में वो अंडाणु रहता नहीं है, वो क्या रहता है, द्वितीय अंडक रहता है। समझ में आया बात। अभी तक तुम्हारा युग्मक का निर्माण नहीं हुआ, अब युग्मक का निर्माण होगा। अब ये संरचना उल्टा भाग दिया। ये संरचना है, सुनो ध्यान से, क्लियर है। और ये यहां पे ये था अंडाशय, अंडाशय से निकल करके क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, द्वितीय अंडक यहां से निकल करके आया। जैसे ही निकलेगा किसको तोड़ते हुए, प्राथमिक पुट्टिका को और साथ साथ अंडाशय को तोड़ते हुए ये कहां आएगा, बाहर आएगा। ये बाहर आया, कौन पकड़ लिया, फैलोपियन नालिका का कीपक। अब सुनो ध्यान से, अब ये अंडाणु जो अभी कैसा है, आगुनित संरचना, क्या है ये, द्वितीय अंडक। अब ये कहां पे पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा, तुम्बिका वाले भाग पे, बताए थे ना, कहां पे पहुंचेगा, तुम्बिका। अब इधर से शुक्राणु आया, शुक्राणु आया गर्भाशय से होते हुए ये कहां तक पहुंचेगा, इस तुम्बिका वाले भाग पे। जैसे ही शुक्राणु उस द्वितीय अंडक को स्पर्श किया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे ही शुक्राणु उस द्वितीय अंडक को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ये जो अगुणित संरचना था ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कर लेगा। समझ में आया बात, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कर लिया। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करके इसके अंदर एक से कितना बनाएगा, एक से कितना, दो, एक संरचना रहेगा बड़ा और एक संरचना रहेगा छोटा। समझ में आया। तो ये जो संरचना जो बना, अब देखो ये शुक्राणु आया, इसमें क्या था, एग्लोसोम था, बताए थे एंजाइम ये घुसेगा, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, दोनों मिल करके क्या बना देगा, द्विगुणित। ये जो संरचना बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाणु। अब जो छोटी कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय काय इसको बोला जाता है। तो अंडाणु का निर्माण लास्ट में कहां पे बनता है, जहां पे शुक्राणु द्वितीय अंडक को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होते ही ये तुम्हारा क्या बन जाता है, एक से बन गया दो, और ये जो बड़ा रहता है ये हो जाता है अंडाणु। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अंडाणु बोला जाता है। और ये जो छोटा रहता है ये द्वितीय ध्रुवीय काय, ये धीरे धीरे नष्ट होता है और इसको पोषक किसको मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु। समझ में आ गया बात, अंडाणु यहाँ पे बनता है। अब बोल चाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि जो फैलोपियन नालिका का जो कीपक जो पकड़ करके रखा है वो क्या है, अंडाणु। लेकिन हकीकत में अंडाणु जब तक शुक्राणु स्पर्श नहीं करेगा तब तक अंडाणु का निर्माण नहीं हो सकता। समझ में आ गया, क्लियर है।